मित्रों नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को प्ली ऑफ एलिबी की चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को कहा था फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। कहीं-कहीं पर जो लगता है कि वह जो है इर्रेलेवेंट है, लेकिन वह कभी-कभी रेलेवेंट लगने लगता है और कभी-कभी कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जो कि इर्रेलेवेंट लगने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यह देखिए। जैसे मैंने आप लोगों को कल जो बतलाया था उसको मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, प्ली ऑफ एलिबी के बारे में। प्ली ऑफ एलिबी के बारे में। अब प्ली ऑफ एलिबी क्या कहता है? वह फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है ऑफ द एक्यूज्ड, कि वह वहां पर प्रेजेंट था ही नहीं, वह एक्यूज जो था उस घटना जहां पर हुई। ठीक है, मैं आपको एक केस लॉ की चर्चा करना चाहूंगा कि एक केस में एक व्यक्ति को, जो कि मिल का ओनर था, वहां पर दो एम्प्लॉय थे। उन दोनों एम्प्लॉय को उस व्यक्ति ने निकाल दिया था और उन दोनों व्यक्तियों की दुश्मनी थी किसी एक तीसरे व्यक्ति के साथ। ठीक है ना, तीसरे व्यक्ति के साथ दुश्मनी थी। इन लोगों ने अपने स्कोर सेटल करने के लिए उस मालिक के साथ, जो मिल का मालिक था, जो इन लोगों को बेइज्जत करके निकाल दिया था, उसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या कर कर उसने उसके रिलेटिव को बतलाया कि उस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। उस व्यक्ति ने हत्या की, जो मिल का ओनर है उसने हत्या की है। क्योंकि उस व्यक्ति का रिलेटिव, सपोज करिए भाई है कोई है, वो अब रिलेटिव जो है वह एफआईआर लॉन्च कर रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कि इस कांड में नहीं था, लेकिन चूंकि नेम्ड एफआईआर है इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा। हो सकता है कि अरेस्ट भी हो जाए, क्योंकि 154 के तहत जब एफआईआर दर्ज किया जाता है तो फिर वहां पर अरेस्ट की संभावना तो बन जाती है, और 7 साल से ऊपर की यदि सजा है तब तो अरेस्ट की पूरी संभावना बन जाती है। और यह मर्डर केस में तो 7 साल से ऊपर की सजा है। अब जब पूछताछ शुरू हुई तब उस व्यक्ति ने प्ली दिया कि जिस समय यह घटना घटी उस समय तो मैं वहां था ही नहीं, मैं वहां से 100 किलोमीटर दूर पर था। मैं वहां से 100 किलोमीटर दूर पर था और उस समय उसने बतलाया कि उसकी नई फैक्ट्री का भूमि पूजन हो रहा था, जिस प्लेस ऑफ अकरेंस से 100 किलोमीटर की दूरी पर वह हो रहा था, और वहां बहुत समय वह भूमि पूजन कर रहा था, जिसके बहुत सारे गवाह मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। अब इसके आधार पर जब वो प्ली ऑफ एलिबी सामने आया तो पता चला कि भाई यह तो है ही नहीं, जब वहां पर था ही नहीं हुआ। जब फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज एट द प्लेस ऑफ अकरेंस की जब बात आती है तो यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रूफ हो रहा है कि फिजिकल प्रेजेंस तो था ही नहीं, और फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस है यहाँ पर, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर से आकर वह मर्डर कर फिर 100 किलोमीटर दूर उसी समय में जाकर तो वह पूजा पर नहीं बैठ सकता। मान लीजिए 10 बजे मर्डर हुआ और उसका 10 बजे वहां पूजा चल रहा है, तो ये बिल्कुल फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। इसको हम प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। कल मैंने आप लोगों को समझाया था, कल मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं दिया था, लेकिन मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी। तो इस केस को मैं थोड़ा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, कैसे इम्प्लीकेट किया जाता है ये समझिए, ऊपर ओवरऑल समझिएगा चीजों को। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस सबसे पहले शक के घेरे में अब किसको लेगी? पुलिस शक के घेरे में लेगी जिसने क्या किया है, जिसने एफआईआर लॉन्च किया, क्योंकि वह नेम्ड एफआईआर है। वहां पर क्या है? नेम्ड एफआईआर है, और वह व्यक्ति कह रहा है कि उसने, उस व्यक्ति ने हत्या की है, उसने उसे देखा है। तो सबसे पहले शक के घेरे में वो जिसने एफआईआर लॉन्च किया वह आएगा, मतलब कि वो इन्फॉर्मेंट आएगा। इन्फॉर्मेंट का अब इंट्रोगेशन स्टार्ट हुआ, तो उसने कहा कि उसे तो वह दो व्यक्तियों ने बताया था कि उसके भाई की हत्या उस व्यक्ति ने की है। मैंने हियरसे के आधार पर एफआईआर उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया। अब जब उन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई कड़ाई से, तो पता चला कि हत्यारे तो ये दोनों हैं, और उन्होंने स्कोर सेटल करने के लिए, अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका नाम ले लिया। तो यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबी के आधार पर दूसरा एक्यूज जो था वह पकड़ा गया। यहाँ पर जो निर्दोष था वह बचा और दूसरा एक्यूज जो था पकड़ा गया। अब एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं जो कि केस लॉ से संबंधित है। ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुगर सिंह AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड केस है, पेज नंबर 191 में। इसमें क्या था कि पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पुलिस कस्टडी में तो जो डिटेन्ड है उसी की मृत्यु होगी, जिसको अरेस्ट किया गया।
तो अरेस्ट किया जाता है तो उस समय अरेस्ट होता है, बाद में जब उसको रखा जाता है तो वो डिटेंशन होता है। पुलिस के डिटेंशन में उसकी मृत्यु हुई। अब यहाँ पर दोषी कौन होगा? दोषी पुलिस वाला होगा। तो पुलिस वाले को यहाँ पर एक्यूज बनाया गया, लेकिन उसने प्ली क्या दिया? उसने प्ली क्या दिया? वो प्ली ऑफ एलएबी का सहारा लिया। प्ली ऑफ एलएबी का सहारा लिया। आप लोग भी जब वकालत करिएगा तो प्ली ऑफ एलएबी का सहारा लेकर बहुत जगह पर आप बच सकते हैं। तो बहुत जगह पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब क्या है, उसने प्ली ऑफ एलएबी का सहारा लिया और कहा कि मैं तो वहां था ही नहीं, जिस समय यह उसकी मृत्यु हुई उस समय मैं तो वहां था ही नहीं। पहली बात ये बोला। दूसरी बात उसने कहा कि जो व्यक्ति था वो तो कस्टडी में ही नहीं था। जो व्यक्ति था वह कस्टडी में ही नहीं था। अब ये दोनों बातें तो जो पुलिस, पहला तो पुलिस है कि मैं ड्यूटी में था ही नहीं, मैं वहां था ही नहीं, वह तो ड्यूटी चार्ट को निकाल कर देख लिया जाता है कि था या नहीं था। अब पुलिस कस्टडी में नहीं था, यह बात झूठ साबित कैसे हुई? क्योंकि बहुत सारे गवाह थे जो कि यह बोलने को तैयार बैठे हुए थे कि वह वहां पर था। तो यहाँ पर प्ली ऑफ एलएपी जो था वो तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक प्ली ऑफ एलएपी बचाने के लिए था, दूसरी तरफ यहाँ पर जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसको प्ली ऑफ एलएपी में दिखाया जा रहा है कि वह वहां था ही नहीं। तो इस आधार पर वह नहीं बच पाया, क्योंकि बहुत सारे जो गवाह, बहुत सारे जो एविडेंसेस थे वो उसके खिलाफ में थे। तो प्ली ऑफ एलएबी का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए, और प्ली ऑफ एलएबी का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब वो लगे कि आपके पास कुछ उसका ठोस प्रूफ है। यदि ठोस प्रूफ नहीं है तो प्ली ऑफ एलएबी का इस्तेमाल कर आप फंस सकते हैं और भी दिक्कत आ सकती है। तो यह तो हुआ प्ली ऑफ एलएबी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एविडेंस में। अब यहाँ पर क्या है, फैक्ट्स जो है, जो फैक्ट शोइंग प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की भी बात आती है। और मैंने आप लोगों को कल बतलाया था कि प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो है बहुत सारे केस को सेटल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी के आधार पर मैंने ज्यादातर केस को जो है सॉल्व किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस बहुत सारे केस में होते ही नहीं है। और जहां पर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है वहां पर क्या है, वहां पर हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर काम को करते हैं। और जब आप आर्गुमेंट करने के लिए जाते हैं केस में, वहां पर आप सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक वकील की क्वालिटी जो है यहाँ पर नजर आती है कि वो किस ढंग से प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ये है, और यह बहुत सटीक एग्जाम्पल है, सपोज करने की बात नहीं है, वो फैक्चुअल बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कमरे में 5 लोगों को बंद किया गया और 5 लोग थे, इधर बंद किया गया है, फिर 5 लोग थे, प्रेजेंट थे वहां पर। और उन लोगों के बीच में क्या बातें हुई है तो नहीं पता है, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी तो साफ है ना कि उन चारों में से किसी एक व्यक्ति ने मारा है या फिर चारों ने मिलकर मारा है। अब यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि मैंने नहीं मारा है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात आती है, और प्रोबेबिलिटी को हम कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? 3 को अलग करेंगे और एक जिसने मारा है उसको हम सामने लेकर आएंगे। यहाँ पर यही जो हम निकालने का काम करते हैं, ये इंट्रोगेशन के द्वारा होता है। हम उससे सबसे पहले कॉज ऑफ डेथ को जानना चाहते हैं, वो कैसे मारा गया। कभी कभी ऐसा होता है कि दम घुट कर भी मृत्यु हो जाती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है। कभी पता चलता है गला दाब कर हत्या हुई, और कभी यह पता चलता है कि पीट के हत्या हुई। यहाँ पर तो जब पीट कर हत्या हुई तो ऐसी स्थिति में सभी लोग प्रोबेबल हो जाएंगे कि उन्होंने मारा होगा। लेकिन यदि गला दबाकर हत्या हुई तो हो सकता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई और उसमें गला दाब दिया गया और लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया, तो उसमें कुछ आई विटनेस भी है। तो सभी लोगों से इंट्रोगेट कर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के आधार पर चीजों को फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि जो आई विटनेस है वो आई विटनेस नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोलने को तैयार हुआ नहीं है। तब यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो सामने आती है, सारी चीजों को रूल आउट करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, मेक इट अ पॉइंट, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, और वह चीजों को जब निकाला जाता है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो फैक्ट्स जो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी के आधार पर कोई भी चीज को डील किया जा सकता है, और कैसे वो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। अब कुछ चीजें ऐसी है जो कि इनप्रोबेबल है। इनप्रोबेबल का मतलब होता है कि हम जब किसी चीज को, जब उसका स्टेटमेंट हम दे रहे हैं और दूसरा जो एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उसको डिनाई कर रहा है, ठीक है ना, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसको डिनाई कर रहा है। अब ऐसा ही एक जो केस है वो संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है 1956 का, ये भी सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड केस है, 500 पेज नंबर 525 में यह रिपोर्टेड है। यहाँ पर संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वो इम्प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही है, लेकिन इम्प्रोबेबिलिटी के आधार पर भी सजा कैसे होती है यह मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। यहाँ पर एक व्यक्ति ने, जो कि आई विटनेस है, उसने टेस्टिफाई किया कि वह देखा है कि डिसीज्ड को 20-25 फीट की दूरी से गोली मारा गया। वो आई विटनेस है। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है? जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि व्यक्ति को तो 5 फीट से कम दूरी से गोली मारा गया है। अब यहाँ पर इम्प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है 5 फीट से कम दूरी पर, और आई विटनेस कह रहा है वह 25 फीट के आसपास की दूरी से मारा गया। मेडिकल रिपोर्ट को तो हम झुठला नहीं सकते, तब यहां पर वो इम्प्रोबेबल हो गया। तो जब इम्प्रोबेबल हो गया तो क्या उस आधार पर जिस व्यक्ति की पहचान हुई है उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है क्या? क्या वह एक्यूज जो है वो छूट सकता है क्या? वह छूटा नहीं इस केस में, बल्कि उसे सजा हुई। और कैसे सजा हुई है जानिए। यहाँ मेडिकल रिपोर्ट से यह तो पता चल गया कि उसको गोली मारी गई, कितने दूरी से मारी गई वह यहाँ पर वो एस्पेक्ट अभी नहीं आएगा। और जो आई विटनेस है उसके टेस्टिमनी से भी पता चला कि गोली मारी गई है, मतलब कि वह व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। लेकिन दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है और वह इम्प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। लेकिन जो फैक्ट्स इन क्वेश्चन है, जो फैक्ट्स इन डिस्प्यूट है, और जो चार्ज लगा हुआ वह तो बिल्कुल सही है, गोली मारकर हत्या की गई है। अब गोली मारकर हत्या की गई तो यह माना जा सकता है कि जो इम्प्रोबेबिलिटी की बात कही जा रही है, उस व्यक्ति को एक कंफ्यूजन हो गया हो कि वह कितना दूर से मारा गया या नहीं मारा गया। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट को तरजीह दी गई और आई विटनेस भी है कि गोली मारी गई। इस आधार पर डिफेंस जो लॉयर है वो उसको बचा नहीं पाया, और इम्प्रोबेबिलिटी रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति को सजा हुई। तो यहाँ पर इम्प्रोबेबिलिटी जो है वो सजा दिलाने से रोक नहीं पाई, और वहां पर प्रोबेबिलिटी के आधार पर, जो प्रोबेबिलिटी थी उसके आधार पर लोगों को ढूंढ के निकालना एक मशक्कत का काम था, और वहां प्रोबेबिलिटी थी उसके बावजूद भी वह व्यक्ति बच सकता था। मेडिकल रिपोर्ट क्या है यह मैं तो नहीं उसमें जानता हूं, लेकिन उस आधार पर वह व्यक्ति को बचाया जा सकता था। तो जहां कहीं पर प्रोबेबिलिटी है वहां भी गुंजाइश है एविडेंस एक्ट में, और जहां पर इम्प्रोबेबिलिटी है वहां भी गुंजाइश है सजा दिलाने का। तो यह तो हुआ आपका एविडेंस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप जानिए। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी का इतना वाइड स्कोप है, इतना ज्यादा उसका सेक्शंस का वाइड स्कोप है कि वह उसको तुरंत में जज नहीं किया जा सकता है। और दोनों तरफ के जो वकील, प्रोसिक्यूशन के जो वकील और जो डिफेंस के जो लॉयर हैं, वो दोनों अपनी अपनी तर्क दी प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के आधार पर देते हैं, तो किसी फाइंडिंग्स पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब यहाँ पर जज का डिस्क्रिशनरी पावर है, और वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल कर कर वहां पर क्या करता है, वह एविडेंस को शिफ्टिंग करने का और छानने की कोशिश वह करता है कि वहां पर क्या है जो एविडेंस है प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के बीच में, और उसके आधार पर वह जज करता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो जजमेंट होता है उसको बहुत अच्छे से हम अपील में जाकर खत्म भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है और इम्प्रोबेबिलिटी है। तो यह तो हुआ आपका प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी की बात हुई। अब मैं आता हूं आपको दूसरे पॉइंट पर, वो है आपका जो फैक्ट्स इन डिस्प्यूट है, जिसको मैं कहता हूं जो चार्ज है, और जो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज की बात आती है, जो विवादित फैक्ट्स है जिसको प्रूव किया जाना है। जब प्रूव किया जाना है तो विवादित ही होता है वो, ऐसे तो वो सत्य है, मर्डर किसी का हुआ तो सत्य है,
कहीं पर आगजनी हुई तो वह सत्य है, लेकिन किसने किया नहीं किया यह इस पर डिस्प्यूट रहता है। अब यहाँ पर यह एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर हम जाकर क्या करते हैं, हम किसी केस में हम लिबर्टी ले सकते हैं। यदि एक्सीडेंटल हम प्रूव कर दिए तो ऐसी स्थिति में हम बच जाएंगे, यदि इंटेंशनल हो गया तो ऐसी स्थिति में हमें सजा हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल को हमें जानना जरूरी है कि वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। यदि इंटेंशनल है तो फिर सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और यदि एक्सीडेंटल है तो हम सजा कोई दे ही नहीं सकता है। सजा यदि हुई भी तो बहुत मिनिमम सी सजा होगी। अब यहाँ पर मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इलस्ट्रेशन जो है इसे आप बेहतर समझिएगा। और यह मैंने कोई केस लॉ से नहीं लिया है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है किसी व्यक्ति के साथ, जब मैं करीब 15-16 साल का रहा होगा, उस समय मेरे पड़ोस में एक राजू भाटिया नाम का आदमी रहता था। उसको मैंने एग्जाम्पल के रूप में साइड किया, आपको समझने में आसानी होगी। और ये परफेक्ट केस है एक्सीडेंटल और इंटेंशनल का। धान का जो स्ट्रॉ होता है, पैडी स्ट्रॉ होता है, जिससे गाय का भूसा बनता है जो खाने में काम आता है, बहुत बड़ा उसका गोडाउन था और सेल पॉइंट था हैदराबाद। और एक दिन उसके उस सेल पॉइंट पर आग लग गया। आग लग गया, सब कुछ जलकर भस्म हो गया। हम लोगों ने अफसोस किया कि भाई के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। बाद में कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो पुआल के दुकान में उसका आग लगा था, उसके बाद उसने बहुत बड़ा अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है ना, स्वीट शॉप उसने खोल लिया, बेकरी आइटम खोल लिया। पता चला कि इसका जो स्ट्रॉ का जो गोडाउन था वह इंश्योर्ड था, और उस इंश्योरेंस का पूरा पैसा उसको मिला, और पैसा मिलने के बाद उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, या फिर होटल खोल लिया, या जो स्वीट शॉप खोल लिया। कुछ दिनों के बाद पुनः स्वीट शॉप में भी आग लग गया, और आग लगने के बाद फिर वह हम लोगों को लगा कि भाई इसकी तो किस्मत बड़ी खराब है। तो चर्चा का विषय था, ये तो बड़ी इसकी किस्मत खराब है, राजू भाटिया की बार बार इसमें आग लग जाता है। बाद में उसने उससे भी बड़ा होटल खोल लिया। पता चला कि अभी इंश्योर्ड था और उसका पैसा उससे मिला। जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो हम लोगों ने जब कभी कभी इस पर बातें होने लगी तो पता चला कि यह पहले भी कितने दुकानों में अपने आग लगा चुका है, और वह इंश्योरेंस के पैसे से वह बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ क्या था, वह एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता। और बाद में जाकर एक केस में प्रूव हो गया कि वह इंटेंशनल था सारा चीज, और उसका जो बैक हिस्ट्री था, प्रीवियस हिस्ट्री उसका, वो सामने लाया गया। उसके आधार पर यह प्रूव कर दिया गया कि यह इंटेंशनल था, और इंटेंशनल ये सारी चीजों के साथ आग लगाता था, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनाइवेंस था, और कनाइवेंस कर कर वह पैसे को लेता था। अब जब तक वह एक्सीडेंटल लग रहा था तब तक उसका बेनिफिट उसको मिल रहा था। जैसे ही ये पता चला कि इंटेंशनल है तो वैसे ही वह क्या हुआ, वह उसे क्या हुई, सजा हो गई। और फिर पूरा प्रीवियस हिस्ट्री जो था वह उसको खंगाला जाने लगा कि वह क्या क्या करता था, और उसके आधार पर तो सजा हो जाती है। तो यह तो केस लॉ के साथ तो नहीं, लेकिन मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके आधार पर आप लोगों को एग्जाम्पल देने की कोशिश की। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, जिससे पता चलेगा कि यह इंटेंशनल और जो एक्सीडेंटल क्या होता है। अब एक व्यक्ति जो था, कपल, उसको कोई बच्चा नहीं था। उसने एक बच्चे को गोद लिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, और बच्चे को उसने क्या किया, बैकयार्ड में जाकर गाड़ दिया। अब जिस व्यक्ति से उसने गोद लिया था, उस व्यक्ति ने केस कर दिया इसके ऊपर, और ये कहा कि यह व्यक्ति जो है वह मेरे बच्चे को मार दिया है। लीगली अडॉप्टेड बच्चा था, यह तो नहीं उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन जब एफआईआर लॉन्च हुआ तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करना जब शुरू किया तो पता चला कि अब पहले भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है बच्चे को गोद लेने की, और वह बच्चे को जो गोद लेता है वह 3-4 महीने में वो बच्चे मर जाते हैं। कुछ और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद पता चला कि ये वाइफ हस्बैंड दोनों वह विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जिसको कि डायन बिसाही कहा जाता है हमारे झारखंड में। वह जो विच क्राफ्ट होता है, डायन का जो प्रथा होता है, जो तंत्र मंत्र की साधना होती है, वो बलि देकर होती है। वहां पर वे लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस में वे बच्चे की बलि देते हैं। और बच्चे की बलि, चूंकि उनका अपना बच्चा नहीं रहा है,
या बच्चे के होने के लिए वह विचक्राफ्ट को अपनाते हैं, तो वह दूसरे की बच्ची की बलि देते हैं, उसको अडॉप्ट कर लाते हैं और उसके बच्चे की बलि देते हैं। तो यहाँ पर जब शुरुआती दौर में क्या लग रहा था कि एक्सीडेंटल है, डेथ हो गया, नेचुरल डेथ है, डेथ के बाद उसको दफना दिया गया घर के बैकयार्ड में। लेकिन बाद में क्या पता चला कि चूंकि इन्होंने, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी यही रही है, तो इसका मतलब है कि यह सारा कुछ जो था वह इंटेंशनल है। तो इसके आधार पर तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा होगी। तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने कल दिया था, कांझा वाला एक्सीडेंट कांड, कल जो मैंने दिल्ली का एक्सीडेंट कांड की जो मैं बात की थी, जो 31/12/2022 को हुआ है, ये प्राइमरीली क्या लग रहा था, एक्सीडेंटल है। कल मैंने इसकी चर्चा भी की थी। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी से मारकर भाग जाता तो ये एक्सीडेंटल होता, ठीक है ना। यदि पकड़ाता, पता चलता कि जानबूझकर उसने ऐसा किया है, तो वो इंटेंशनल होता। लेकिन नॉर्मली क्या लगता कि वो गाड़ी चला रहा था, सामने कोई आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंटल माना जाता। लेकिन जब गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति आ गया और वह लड़की आ गई और उसको 5-6 चक्कर लगाया गया, जिससे कि वह, उसकी या तो मौत हो जाए या फिर वह गिर जाए, वहां पर निकल जाए वहां से, तो इसका मतलब यह था कि यह इंटेंशनल था। तो यहाँ पर जो 304A का केस इम्पोज किया गया है, जो कि मैं बार बार देख रहा था टीवी पर, कि वह जो एक्सीडेंटल है, लेकिन उसे वह इंटेंशनल कर वह कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट किया जाएगा 304 में। इसमें भी आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसीलिए थोड़ा अर्ली है इस पर कुछ भी ओपिनियन देना। चूंकि यह बिल्कुल करंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाया है। ये एग्जाम्पल के रूप में जल्दी आप लोगों के दिमाग में यह चीज जाएगी। अब आता हूं एडमिशन पर। यह सारी घटना जब हो जाती है, जब कोई अकरेंस हो जाता है, तो अकरेंस होने के बाद केस होता है और केस को एडमिट किया जाता है। तो एडमिट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, और दूसरी चीज है कि केस जब एडमिट हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति गिल्टी है। एडमिशन इटसेल्फ इज नॉट ए प्रूफ ऑफ गिल्ट। यहाँ पर इस बात को जान लीजिए, एडमिशन जो है वो प्रूफ नहीं है वह गिल्ट का। एडमिशन जो है वह केस को सिर्फ एडमिट किया गया है ट्राई करने के लिए, इसलिए नहीं कि उसको सजा सुना दिया जाएगा। यहाँ पर इस चीज को आप जान लीजिए। तो किसी भी केस को एडमिट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, या तो वह स्टेटमेंट होता है या फिर वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर केस को एडमिट किया जाता है। लेकिन केस को एडमिट करने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति गिल्टी है। यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, बोलते सर मेरा केस तो देखिए एडमिट हो गया, अब तो मुझे सजा हो जाएगी। एडमिट होने का मतलब सजा होना नहीं है। यहाँ पर एडमिट हुआ, अब आपका काम स्टार्ट हुआ। असल वकालत यहीं पर शुरू होती है। अब सपोज करिए, अब यहाँ पर जब हम एडमिशन की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि या तो ओरल फॉर्म में हो सकता है या फिर यह डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है। ओरल में जब होगा तो यह टेस्टिमनी के रूप में होगा और एविडेंस के रूप में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगा तो एविडेंस एड्यूस करने के रूप में होगा। लेकिन एडमिशन रेलिवेंट कब माना जाएगा, जब यह किसी व्यक्ति के द्वारा या ग्रुप ऑफ व्यक्ति के द्वारा किया गया है स्पेसिफाइड एक्ट। अब सपोज करिए कि कहीं पर रास्ते में कोई व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है, यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है, न तो ओरल एविडेंस है और न ही वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। केस तो रजिस्टर कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति की मृत्यु किसी जानवर के मारने के कारण हुई है। तो क्या उस जानवर के खिलाफ एडमिट केस किया जाएगा? क्या नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो फैक्ट इन इशू है वह तो है, फैक्ट इन इशू है वह है, वह व्यक्ति मरा है, लेकिन वह मरा कैसे? किसी जानवर के आघात के चलते वह मर गया। तो ऐसी स्थिति में तो केस एडमिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यह एडमिट नहीं होगा। प्रिजम्पशन के आधार पर भी एडमिट यहाँ पर नहीं हो सकता है। पुलिस जो रिपोर्ट सबमिट करेगी वह देगी कि किसी जानवर के मारने के कारण उसकी मृत्यु
हुई है। यहाँ पर इन्फरेंस ही ड्रॉ किया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पर हम इन्फरेंस ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इन्फरेंस को जब हम रियलिटी में लाते हैं, जब हम एविडेंस के रूप में लाते हैं, तो पता चलता है किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी व्यक्ति के समूह ने नहीं, बल्कि किसी जानवर के मारने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी बात है, अब कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, अचानक तेज गर्जना होती है बादल में, बिजली कड़कता है और व्यक्ति का हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो रोड पर गिर जाता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी के चलते मृत्यु हुई है, नेचुरल डिजास्टर के चलते मृत्यु हुई है, नेचुरल कैलेमिटी के चलते मृत्यु हुई है। तो एफआईआर तो दर्ज किया जाएगा चूंकि फैक्ट इशू है, लेकिन यह केस एडमिट नहीं होगा। तो केस के एडमिट करने के लिए आवश्यक है कि जो इन्फरेंस ड्रॉ किया गया है, वह इन्फरेंस को एविडेंस के साथ टैली कराया जाए। यदि एविडेंस के साथ यह टैली नहीं कराया जाएगा, तब ऐसी स्थिति में केस एडमिट नहीं हो सकता है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जो कि एडमिशन का केस है। अब एडमिशन का केस क्या है, देखिए कि एक बैंक कैशियर जो होता है, वह पैसे को डिपॉजिट लेता है बैंक में, उसके ऊपर डिफॉल्केशन का आरोप लगाया गया, क्योंकि 1 लाख रुपया शॉर्ट कर रहा था, जो कि उसके चार्ज में था। तो नेचुरली तुरंत में डिफॉल्केशन का चार्ज लगेगा। 24 घंटे के अंदर जब हिसाब मिलाया जाता है, नहीं मिलेगा तो डिफॉल्केशन का लगेगा। अब ये व्यक्ति तो बार बार कह रहा है कि मैं इनोसेंट हूँ। कभी कभी बैंक में ऐसा होता है कि कोई कैशियर जो था किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसा दे दिया और वो व्यक्ति वो पैसा लेकर चला गया, बेचारा फंस कौन गया? वो बैंक का कैशियर, जो कि क्लर्क के रैंक का व्यक्ति है, वो फंस गया। अब जब शॉर्टेज का पता कैसे चला? रजिस्टर में देखा गया कि मेंटेन किया हुआ है उतना रुपया, लेकिन कैश में देखा गया तो उतना रुपया नहीं है। तो अपरेंटली इन्फरेंस तो यही ड्रॉ किया गया ना, यहाँ पर इन्फरेंस ड्रॉ किया गया किसी व्यक्ति ने लिया होगा और इसी व्यक्ति ने गबन किया होगा। इसका गवाही कौन दे रहा है? गवाही दे रहा है जो रजिस्टर है, कैश बुक है, वह दिखला रहा है कि रुपया की एंट्री हुई है, लेकिन रुपया नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, तब वह 1 लाख रुपया उसके घर से बरामद हुआ। जो इन्फरेंस था वह रियलिटी में आ गया और वह एविडेंस के रूप में आ गया। वह एविडेंस से टैली कर गया जो बैंक के रजिस्टर में था और दूसरा जो उसके घर से रिकवरी हुई। तो यह केस एडमिशन के लायक है। यह केस सीधे क्या होगा? यह एडमिट होगा, क्योंकि इसको करबरेट किया गया रिकवरी के साथ। इन्फरेंस जो था वह यह था कि उसने गबन किया, इसने गबन किया, इसी व्यक्ति ने किया, लेकिन वो कोरोबोरेट हुआ कहां से? कोरोबोरेट हुआ कि उसके घर से वह 1 लाख रुपया निकल गया। तब इसके आधार पर एडमिट केस को किया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा? केस को एडमिट किया जाएगा। तो यह तो आपका एडमिशन का मामला, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे आगे मैं बताऊंगा कि एडमिशन के बाद क्या होता है और एडमिशन के इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं।